स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह। आप सभी ने देखा होगा हिंदी भाषा को लिखते समय अनेक प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। इस वीडियो में हम विराम चिन्ह को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको विराम चिन्हों की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, ठहरना, विश्राम, आराम करना या रुकना। जब हम कोई काम करते हैं तो काम करते करते थक जाते हैं, तब थोड़ा आराम कर लेते हैं। यही आराम ही विराम है। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक लेखक अपने भावों और विचारों को सरल और स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। हिंदी में अनेक प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है अल्प विराम कोमा, दूसरा है पूर्ण विराम फुल स्टॉप, तीसरा है अर्ध विराम सेमीकोलन, चौथा है उपविराम कोलन, पांचवा है योजक चिन्ह हाइपन, छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेशन, सातवां है विस्मयादि बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन, आठवां है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा, नौवां है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग, 10वां है कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट। अब हम इन विराम चिन्हों को विस्तार से समझेंगे। पहला है अल्प विराम, जिसे कोमा कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का सबसे अधिक प्रयोग होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य लिखते समय जिस स्थान पर बहुत ही कम समय के लिए रुकना या ठहरना हो, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जहां एक तरह के कई पद, शब्द या वाक्य एक साथ आते हैं, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। इस वाक्य में एक ही तरह के शब्द प्रयोग हुए हैं। राम के बाद कोमा, लक्ष्मण के बाद कोमा, भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। दूसरा देखिए, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। इसमें एक ही तरह के वाक्य एक साथ प्रयोग हुए हैं। वह रोज आता है कोमा, काम करता है और चला जाता है। तीसरा देखिए, खाओ पियो और मौज करो। खाओ के बाद अल्प विराम, पियो और मौज करो। आगे देखिए, जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन, अब तुम घर जा सकते हो। सोहन, सोहन के बाद अल्प विराम, अब तुम घर जा सकते हो। दूसरा देखिए, सज्जनों, समय आ गया है, सावधान हो जाओ। सज्जनों के बाद अल्प विराम, समय आ गया है, अल्प विराम, सावधान हो जाओ। जहां किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अंकों को लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक के बाद कोमा, 2 कोमा, 3 कोमा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि। आगे देखिए, किसी व्यक्ति की उक्ति से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। मोहन ने कहा अल्प विराम, मैं कल पटना जाऊंगा। आगे देखिए, तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत लिखने से पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर कोमा सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर के बाद कोमा आएगा। 3 दिसंबर सन 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 3 दिसंबर के बाद कोमा। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा है पूर्ण विराम फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले या वाक्य खत्म हो जाए वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, राम खाना खाता है, पूर्ण विराम। यह हाथी है, पूर्ण विराम। वह लड़का है, पूर्ण विराम। मैं आदमी हूँ, पूर्ण विराम।
जहां वाक्य खत्म हो जाए वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अर्धविराम सेमीकोलन। अर्धविराम को आधा विराम भी कहा जाता है, जहां वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, सूर्योदय हो गया है, चिड़िया चहकने लगी और फूल खिलने लगे। यहाँ सूर्योदय हो गया है के बाद अर्धविराम का प्रयोग होगा। चिड़िया चहकने लगी और फूल खिल गए। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, अर्धविराम। उसे देवता बनाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। कल रविवार है, अर्धविराम। छुट्टी का दिन है, अर्धविराम। आराम मिलेगा। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। चौथा है उपविराम कोलन। जब किसी वाक्य को अलग दिखाना हो तो वहां उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, मेरा देश उपविराम भारत। विज्ञान उपविराम वरदान या अभिशाप। प्रदूषण उपविराम एक अभिशाप। विशेषतः, सामान्यतः, साधारणतः, मूलतः आदि शब्दों के साथ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ किसी वाक्य को अलग दिखाना हो वहाँ उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह हाइपन। हिंदी में योजक चिन्ह का भी अधिक प्रयोग होता है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। लड़का लड़की, पाप पुण्य, सीता राम, दाल रोटी आदि। अब कुछ और उदाहरण देखिए। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई बहन, ऊपर नीचे, रात दिन, गरीब अमीर, बेटा बेटी आदि। जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, मिलना जुलना, खाना पीना, सोना जागना आदि। जब दो समान शब्द एक साथ प्रयोग हो, जब दो समान शब्दों की पुनरुक्ति हो तो वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, घर घर के बीच में योजक चिन्ह। रात रात, राम राम, कण कण, गांव गांव आदि। जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद एक साथ प्रयोग हों तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 4, 10 12, पहला दूसरा, चौथा पांचवा आदि। जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी वोटी, उल्टा पुल्टा, पानी वानी, झूठ मूठ आदि। छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। जब किसी वाक्य में प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों शब्द आए उनमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मुंबई से आ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, जहां कोई स्थिति निश्चित ना हो, जहां कुछ निश्चय ना हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप संभवतः दिल्ली के निवासी हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, व्यंग्योक्तियों में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे घूसखोरी का बाजार गर्म है, वहां ईमानदारी कैसे टिक सकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में प्रश्न किया या पूछा जाए तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। सातवां है विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य, करुणा, हर्ष, घृणा, भय, शोक, विस्मय, विवाद आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओहो, अरे, शाबाश, अच्छा, हाय, हे भगवान, काश, छी आदि शब्दों के साथ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, वाह, वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना अच्छा गीत गाया तुमने,
अरे अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, वह अनुतीर्ण हो गया, भगवान तुम्हारा भला करे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हे ईश्वर, विस्मयादिबोधक चिन्ह, सबका कल्याण हो। आप तो हरिश्चंद्र हैं। आप तो के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, जहाँ ओहो अरे शाबाश अच्छा हाय हे भगवान का शब्द दिखाई दे, वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। 8वां है उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं, इकहरा और दुहरा। इकहरा एक एक इन्वर्टेड कोमा और दुहरा क्या होता है, दो दो इन्वर्टेड कोमा। जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाए, वहां दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमरिन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी की पंक्तियां हैं, ज्यों की त्यों ली गई हैं, इसीलिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया है। जीवन विश्व की संपत्ति है, जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, ज्यों की त्यों ली गई है, इसीलिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन या कहावत को व्यक्त करने के लिए भी दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। हरिवंश राय जी बच्चन जी की पंक्तियां हैं, इसीलिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियां हैं, इसीलिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, जहां किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द, पद, वाक्य खंड पर जोर दिया जाए, जैसे पुस्तक, समाचार पत्र, लेख का शीर्षक, वहां इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदीप एक दैनिक हिंदी दैनिक पत्र है, प्रदीप के साथ एक एक इन्वर्टेड कोमा लगेगा। कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए, कामायनी के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, रामचरितमानस के साथ एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 9वां है विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य के विषय में निर्देश देने के लिए किया जाता है, या किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। विवरण चिन्ह, यहाँ हमें संज्ञा के 3 भेदों के बारे में बताना है, इसीलिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अलंकार के 2 भेद होते हैं। विवरण चिन्ह, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। यहाँ शब्दालंकार के पहले एक लिखा है, विषय क्रम को व्यक्त करने से पहले विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। 10वां है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट। हिंदी साहित्य में लघु कोष्टक का ही प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने और कुछ अधिक जानकारी बताने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः वाक्यों के मध्य में, वाक्यों के बीच में किया जाता है। कोष्टक का प्रयोग हमेशा जोड़ी में होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। राजेंद्र प्रसाद के बाद कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया, जिसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति को लिखा गया है। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, कोष्टक चिन्ह के मध्य लिखा गया है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। दशहरे के अवसर पर रावण के बाद दशानन को ब्रैकेट में रखा गया है कि पुतले का दहन किया जाता है। यहाँ किसी व्यक्ति या विषय के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये 10 विराम चिन्ह हैं जिन्हें हमने विस्तार से समझा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।